हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल केआर स्क्वायर पे। आज हम आए हैं एक साइंस एग्जीबिशन में। जी हाँ, विज्ञान प्रदर्शनी। विद्यालय का नाम है न्यू लाइफ एकेडमी। आप ही के देवरिया क्षेत्र के नेहरू नगर संत विनोबा के पास ये विद्यालय है। इसके डायरेक्टर श्री राजेंद्र पांडे जी एवं प्रिंसिपल विनोद कुमार पांडे जी हैं। और एक बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो सिर्फ ज्ञानवर्धक ही नहीं अपितु सराहनीय भी है। आइए आगे देखते हैं इसकी एक प्यारी सी झलक और आपको मिलवाते हैं समस्त बच्चों और अध्यापकों से। जय हिंद। आगे बढ़िए, देखते हैं। ये कैंची दीजिए, कैंची दीजिए जी। विज्ञान के दम पर ही हमने चांद पर जाकर दिखा दिया। विज्ञान के दम पर ही हमने चांद पर जाकर दिखा दिया। पाताल की मापी गहराई भूत भविष्य भी बता दिया। पाताल की मापी गहराई भूत भविष्य भी बता दिया। सारी सुख सुविधाएं विज्ञान ने हमको दिया है। सारी सुख सुविधाएं विज्ञान ने हमको दिया है। विज्ञान ने मानव जीवन को कितना सरल किया है। विज्ञान ने मानव जीवन को कितना सरल किया है। इस सभा में पधारे आप सभी अतिथियों, गुरुजनों को मेरा प्रणाम। वेलकम टू एवरी एग्जाम्पलरी स्वीट मॉर्निंग विद कप ऑफ हॉट हेलो। रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल चीफ गेस्ट, स्पेशल गेस्ट who are very special to us, honorable manager sir, principal sir, respected teachers, all of my dear students and loving friends. Today we are gathered here to celebrate National Science Day. On this auspicious occasion, I would like to say that the science of today is the technology of tomorrow. I repeat once again this statement: the science of today is the technology of tomorrow. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक महान विरासत है। प्राचीन काल से कई वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, खगोलविदों और चिकित्सा विशेषज्ञों जैसे आर्यभट्ट, हमारे श्री जगन्नाथ लोक के लिए तालियां। आज 26 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी उपस्थित हैं और आपकी प्रतिभा आज हुई। कहते हैं कि मानव मन में एक दिन में लगभग 60,000 विचार उत्पन्न होते हैं, जिनमें से 70% विचार नकारात्मक होते हैं। और हमारी शास्त्रीय भाषा में नकारात्मकता को ही अंधकार माना गया है, जिसे केवल सकारात्मकता की ओजस से, विनम्रता की दिव्यता से एवं मोहब्बत के उजाले से ही दूर भगाना संभव है। इसीलिए किसी भी उत्सव या आयोजन के पहले वातावरण की कलुषता तथा अंतर्मन की नकारात्मकता को दूर करने के लिए हम दिव्य ज्योति का प्रज्वलन करते हैं। तो आइए हम विद्या दायिनी
कला गायत्री, संगीत पूर्णा माँ सरस्वती के चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए उनके प्रतिमा के समक्ष दिव्य ज्योति को प्रज्वलित करते हैं। क्या अंधकार से डरना, आओ सूरज बन जाते हैं। क्या अंधकार से डरना, आओ सूरज बन जाते हैं। धरती अंबर के तम सारे, जिससे डर कर छूट जाते हैं। क्या अंधकार से डरना, आओ सूरज बन जाते हैं। धरती अंबर के तम सारे, जिससे डर कर छूट जाते हैं। एक नूर बहे रूहानी सा, एक नूर बहे रूहानी सा, रोशन यह आलम हो जाए। आओ मित्रों हम मिल करके एक झिलमिल दीप जलाते हैं, एक झिलमिल दीप जलाते हैं। तो मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर श्री विनोद पांडे जी से विनम्रतापूर्ण आग्रह करता हूं कि आज की सभा के मुख्य अतिथि श्री शशि भूषण श्रीवास्तव जी, जो कि पूर्व विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान रायपुर विश्वविद्यालय से हैं, और उनके साथ हमारे सभा के अध्यक्ष श्री हरिशंकर तिवारी जी, श्री अनिल कुमार त्रिपाठी जी, जो कि विज्ञान संचालक देवरिया, श्रीमती रंजना तिवारी जी NRI थाईलैंड रहती थी, परंतु इस समय भारत भ्रमण के लिए निकली है। श्री हरिशंकर तिवारी जी पूर्व प्रधानाचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय, श्री जयेंद्र तिवारी जी गवर्नमेंट टीचर ऑफ साइंस, श्री मनोज विश्वकर्मा जी सिविल कोर्ट देवरिया एडवोकेट, श्री राकेश सिंह जी जिनका योगदान मेडिकल क्षेत्र में बहुत ज्यादा रहता है, और श्री राजेंद्र पांडे जी मैनेजर ऑफ न्यू लाइट एकेडमी। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्राचार्य जी और कक्षा 8 की छात्राएं सिद्धि सिंह, आरुषि राव, कृति राय, अवंतिका यादव और प्रियांशी गुप्ता, आप सभी सरस्वती जी के माल्यार्पण में सहयोग करें। हमारे श्री डॉक्टर साहब डॉक्टर शिव कुमार जी, सर आप भी सर। वो जिन अतिथियों का नाम मैं नहीं बोल पाया, सभी लोग मां सरस्वती के पुष्पार्पण में उपस्थित हों। अब मैं नमस्कार देना चाहूंगा हमारे श्री पाठ भाई को कि वे जिला जूनियर शिक्षण प्रबंधक के महामंत्री के रूप में तैनात है। तो हमारे माननीय श्री पाठ देंगे अपने विचारों को साझा करने हमने
सकते हैं थोड़ा? और जो विज्ञान प्रदर्शनी है ये विज्ञान प्रदर्शनी आपको अपने इंक्लूसिव आइडिया जो आपका ज्ञान है उसको बनाने में आपकी जैसा बच्चे ने बताया था कि शायद अभी ये नहीं पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका इंक्लूसिव आइडिया है ये है कि ऐसा किया जा सकता है फ्यूचर में। और बहुत अच्छा लगा कि वातावरण आपके जो इन्वायरमेंट में जो कार्बन मौजूद है, जो पता है जो डायमंड बनता है वो कार्बन से ही बनता है। तो बच्चे का आइडिया है कि हमारे एनवायरमेंट में जो भी कार्बन मौजूद है उसको हम कलेक्ट करके और उसको जो भी केमिकल प्रोसीजर्स है उसके लिए उसको डायमंड में चेंज करें। बहुत अच्छा आइडिया। तो ये इंग्लिश आइडिया जो परिवार के लोग आए हैं सभी लोग, आप सबको मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपके बीच विशेषकर बच्चों के बीच में रहने का अवसर मिला। अब तक के जीवन में पढ़ाता ही रहा, हमेशा बच्चों के साथ लगा रहा। जब भी आपसे मुलाकात होती है बहुत अच्छा लगता है। आपने यहाँ पर आज मॉडल्स बनाए, बहुत अच्छा मेहनत किया आपने, बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण किया। पर उसमें ये है कि मॉडिफिकेशंस की तो हमेशा, इम्प्रूवमेंट की तो हमेशा ही ज़रूरत होती है। आप बड़े बड़े चीज़ों का मॉडल बनाते हैं क्योंकि आप वो फैक्ट्री और सारी चीज़ें यहाँ तो नहीं लगा सकते, एक मॉडल बनाते हैं, उस मॉडल में कोशिश करते हैं उसके बहुत सारे फीचर्स को अपने सामने ले आवें। तो आपका प्रयास इसमें काफ़ी अच्छा रहा है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आप भविष्य में इसी तरह अच्छा काम करते रहें। अब थोड़ी सी चर्चा चूँकि ये विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है तो 2-4 शब्द जो है मैं ज़रूर आपको विज्ञान के बारे में बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं। विज्ञान क्या चीज़ है आप सब जानते हैं। विज्ञान ऐसा नहीं है कि आज ही है, पहले भी था। हमारे देश के तो बड़े बड़े लोग हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे वैज्ञानिक विचारधारा देते रहे। पर फ़र्क ये है कि उस समय, मैं रख देता हूँ 2 मिनट में, पहले जो विज्ञान था वो दूसरे रूप में था और आज जो विज्ञान है उसको अगर हम कहें कि मॉडर्न साइंस तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। इसने एक मेथडोलॉजी डेवलप किया और उस मेथडोलॉजी में आप लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विज्ञान ने एक जीवन शैली दिया है जिसमें हर चीज़ को आप वैज्ञानिक रूप से देख सकते हैं, तोलने की शक्ति रखते हैं। एक कंघी करने से लेकर के ड्रेस पहनने से लेकर के घर में कैसे खाना पीना बनना है, कैसे हमको रहना है, ये सब चीज़ें भी सिखाया है। इसने सिर्फ विज्ञान के प्रयोग और उसके जो चीज़ें आई हैं वही नहीं दिया है, उसके साथ हमें एक जीवन शैली दिया है। रही बात रमन साहब की, तो अभी ये बताया गया आपको कि नोबेल प्राइज़, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ जो होता है, अवार्ड होता है, वो नोबेल प्राइज़ होता है। करोड़ों रुपए की प्राइज़ है। और नोबेल साहब ने जो इसको दिया वो नोबेल पर्पजेस के लिए दिया। जो भी आप काम करेंगे अगर वो जनता की भलाई के लिए नहीं है तो उसमें प्राइज़ नहीं मिलेगा। जो भी कार्य होगा वो जनता की भलाई के लिए, मानव की भलाई के लिए वो काम किया जाएगा। आपके सामने प्रकृति की बहुत सारी समस्याएं हैं, उन प्रकृति के कुछ समस्याओं को हल किया गया है।
पूर्णतया नहीं, शायद पूर्णतया हम कर भी नहीं पाएंगे। एक बहुत मौलिक चीज़ जो है, आप हम सब जो भी ये देख रहे हैं यहाँ पर, उसको पदार्थ बोला जाता है। और पदार्थ जो है कई रूपों में होता है, द्रव के रूप में होता है, ठोस के रूप में होता है, गैस के रूप में होता है। ये तीन तो ढंग से मालूम है, पर एक चौथा भी स्टेट होता है जिसको प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, वो आपके खून में होता है। खून प्लाज्मा स्टेट रहता है। तो ऐसे 4 स्टेट है और साधारण रूप में 3 स्टेट कहते हैं। सवाल ये है कि पदार्थ बना कैसे? ये जो पदार्थ जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो 4 रूपों में रहता है, तो मौलिक एक प्रश्न ये आता है कि ये पदार्थ बना कैसे? आप देखते हैं सिनेमा में, टीवी में दिखाया जाता है, भगवान जब भी रहते हैं, ध्यान करते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, आदमी के रूप में आ जाते हैं, यानी सूक्ष्म रूप से वो पदार्थ के रूप में आ जाते हैं। ये कौन सी शैली है? ये कौन सी कला है? कौन सा विज्ञान है? विज्ञान ने कोशिश किया इसके बारे में जानने में कि ये पदार्थ बना कैसे। जिस पदार्थ के बारे में हम लोग इतने आकर्षित रहते हैं, बहुत चीज़ें देखते हैं, कि जितनी आप चीज़ें देख रहे हैं सब पदार्थों से ही तो बना है। माइक लिया वो भी पदार्थ से बना है, आपके सामने मैं बोल रहा हूँ मैं भी पदार्थ से बना हूँ, आप भी पदार्थ से बने, सब कुछ पदार्थ। हवा है एक स्टेट, तो वो भी है। ये पदार्थ कैसे बना, इसके लिए बहुत बड़ी एक लेबोरेटरी वहाँ स्विट्ज़रलैंड के पास बनाई गई, ज़मीन के अंदर जा कर के। आज तक ये कारण नहीं मिल पाया कि पदार्थ बना कैसे। यह एक मौलिक प्रश्न है, इतना बड़ा मौलिक प्रश्न है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। बहुत से प्राकृतिक चीज़ों की घटनाओं को सॉल्व किया गया, उनमें से एक था रमन इफेक्ट। नीला आकाश, नीला समुद्र दिखाई देता था, कारण उसके ढूंढने में रमन साहब ने कुछ प्रयास किए। उसके पहले एक साहब और थे, रैले थे, उन्होंने किया था, पर रमन साहब खास करके उनके विचारधारा से उतने प्रभावित नहीं थे। थोड़े प्रभावित तो थे, और उतने प्रभावित न होने की वजह से वो लगे रहे। और विज्ञान की जो बात आई, तो विज्ञान के लिए एक बात तो आपके समझ में आएगी, जो 2-4 लाइन मैंने बोला कि मौलिक प्रश्न होना चाहिए, मौलिक चीज़ होना चाहिए, मौलिक सोच चाहिए। मौलिक चीज़ ही थी जो रमन को भी प्रभावित कर दी, नीला आकाश होना। अब उसके ऊपर आपको थिंकिंग करना है, सोचना है। आप आश्चर्य करेंगे, रमन साहब ने जो प्रयोग किया उस समय 200-250 रुपये में उन्होंने वो बना दिया स्पेक्ट्रोस्कोप, जिससे उन्होंने ढूंढा। आज उसी प्रयोग को करने के लिए लाखों की लेबोरेटरी बनाई जाती है, लाखों रुपए की। उन्होंने ऐसा मेथड दिया जो आज भी इस्तेमाल होता है। चंद्रमा पर पानी ढूंढा गया, उसमें रमन इफेक्ट का प्रभाव पाया गया। कैंसर ट्रीटमेंट में रमन का लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है। पर हर चीज़ को ये करने के लिए, कैरेक्टराइज करने के लिए कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे है, उनमें से एक होता है रमन इफेक्ट। वो सिर्फ रमन इफेक्ट जो उन्होंने दिया वहीं तक सीमित नहीं रहा, पर उसका उपयोग आज इस रूप में आने लगा कि एक टेस्टिंग टूल है। जैसे कि आप एक्सरे करते हैं हड्डी को जानने के लिए, हड्डी को देखने के लिए, उसी प्रकार वो रमन इफेक्ट एक टूल बन गया, एक मेथड बन गया जो आज बड़ी बड़ी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो रमन साहब जो थे वो स्वयं तो बहुत साधारण इंस्ट्रूमेंट पर काम किए और उन्होंने वो प्रभाव दे दिया। वो कहा भी करते थे, वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन में विश्वास नहीं रखते थे, वो मौलिक सोच पर विश्वास रखते थे, अपने तर्क शक्ति पर विश्वास रखते थे, अपने सोचने की शैली उस पर विश्वास करते थे। ये सब चीज़ें उनसे सीखी। कोई भी वैज्ञानिक प्रयोग जो किया जाता है उसके लिए 2 मौलिक चीज़ें आवश्यक होती हैं। एक को कहते हैं केयरफुल ऑब्जर्वेशन, यानी जो भी आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं प्रयोगशाला में या कहीं भी, उसका जो है केयरफुल होना चाहिए। एक ही प्रयोग 10 स्टूडेंट को जब दिया जाता है तो 10 रिजल्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि किसने कितना अच्छे से देखा उसका से आता है। और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है धैर्य, पेशेंट। अगर आप पेशेंट वर्कर हैं, बहुत धैर्यशीलता के साथ काम करने की क्षमता रखते हैं,
और दूसरी चीज़ ये है कि आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ही केयरफुल ढंग से होना चाहिए, तभी वो आप सफलता पाएंगे। रमन साहब नोबेल प्राइज़ पाए, उनके भतीजे चंद्रशेखर वो भी नोबेल प्राइज़ पाए, पर वो भारतीय नोबेल प्राइज़, भारतीय होते हुए भी वो भारत का नोबेल प्राइज़ नहीं गिना गया, क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजनशिप ले चुके थे जब उनको नोबेल प्राइज़ मिला। उसी परिवार में 2 नोबेल प्राइज़ मिला, और रमन साहब के बाद जो है आज तक कोई नोबेल प्राइज़ नहीं पाया, जबकि इंस्ट्रूमेंटेशन बढ़ गया। कहते हैं आज की तो स्थिति है कि आदमी सुनना कहाँ चाहता है, खाली बोलना चाहता है। तो वो धैर्य कहाँ है, वो काम करने की प्रेरणा कहाँ है? आप ऋषि मुनि कहानी सुनते हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है, हो जाता है। आप कभी वैज्ञानिकों के बारे में सोचेंगे? रमन साहब जब प्रयोग करते थे तो 48 घंटे तक उसका एक्सपोजर लेते थे फिल्म पे, तब जा करके वो आया ऑब्जर्वेशन। इतना धैर्य, जैसे ऋषि मुनि लोग भगवान को पाने के लिए दिन रात ईश्वर में लगे हुए हैं, उसी प्रकार इनको भी लगे रहना पड़ता है। इनको नेहरू जी ने मॉडर्न ऋषि का नाम दिया था। तो मैं अपनी बात बहुत लंबा न खींचते हुए यहीं पर थोड़ा सा इसको कंक्लूसिव करते हुए समाप्त करता हूँ कि अगर आप विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो इन गुणों को अपने आप में समाहित करने की कोशिश करिएगा और अच्छे से अच्छे मॉडल बनाइएगा। मैं यहाँ के जो अधिकारीगण हैं जिन्होंने मुझे बुलाया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और आप सबको आशीर्वाद देता हूँ, छात्रों को विशेष करके, और अच्छे अच्छे मॉडल बनाइए। अगर कुछ अच्छी चीज़ लगी है मेरी बात में तो उसको अपने आप में ढालने की कोशिश करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जब कोई नोट एक साइड से अप्लाई होता है तो उसके दूसरे साइड पर इक्वल और रिफ्लेक्शन होता है। बीजों को रोपना भी बोलते हैं। शोविंग को हम मिट्टी के तैयार हो जाने के बाद करते हैं, इसे हम शोविंग कहते हैं। शोविंग के भी 2 प्रकार होते हैं, टाइम ऑफ शोविंग और डेप्थ ऑफ शोविंग। टाइम ऑफ शोविंग को हम समय और सीजन देख के बोते हैं और डेप्थ ऑफ शोविंग को हम गहराई देख के बोते हैं। फर्टिलिटी जो पहला हमारा होता है एडिंग ऑफ मैटेरियल होता है, वही खाद होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसे गाय भैंस के गोबरों को सड़ाकर बनाया जाता है। और जो हमारा दूसरा टॉपिक होता है वो एडिंग ऑफ फर्टिलाइज़र होता है। फर्टिलाइज़र एक केमिकल इनऑर्गेनिक जिसे फैक्ट्रियों में केमिकल के द्वारा बनाया जाता है। यह हमारे ज़मीनों को बंजर भी कर देता है। बारिश के पानी के अलावा तक पानी पहुँचाने कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वीडिंग ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स। वीड्स जो होते हैं हमारी फसल को ग्रो करने में बहुत प्रॉब्लम देते हैं। यह एक घास फूस होते हैं जिसे रिमूव करने के लिए हमें केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है। बेटा वाटर पोल्यूशन पे आपको बताइए, वाटर पोल्यूशन बताइए। अरे बेटा बोलो, कोई दिक्कत नहीं, चलो हम पकड़े, बोलो वाटर पोल्यूशन। चलो अब वाटर पोल्यूशन हमारे और बिना जल के हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। जल प्रदूषण के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे और यह जल पीने लायक। उसी प्रकार वाहन भी बढ़ रहा है, जिस प्रकार वाहन बढ़ रहा है उसी प्रकार दुर्घटना भी घट रही है। दुर्घटना का प्रमुख कारण यह है कि ट्रैफिक रूल को न फॉलो करना। अब मैं आपको ट्रैफिक लाइट्स के बारे में बताने मेरा प्रोजेक्ट रूम हीटर है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर विद माय टीम एंड माय सेल्फ अक्षय कुमार। को 4 सितारे छूने दो, इन नन्हे बच्चों को 4 सितारे छूने दो। 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से निदा फाजली ने जो उर्दू की गज़ल में अपनी बात को पिरोया है बच्चों को, तो ये निश्चित रूप से आत्मसात करने की ज़रूरत है। हम सभी को इसको जानने की ज़रूरत है कि
हर बच्चा खास है और हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा है, बशर्ते हमको, आपको, हमारे टीचर्स को, हमारे मेंटर्स को और साथ साथ हमारे गुरुजनों के साथ साथ हमारे अभिभावकों को भी ये चाहिए कि अगर आपका बच्चा आर्ट में अच्छा करना चाहता है तो फाइन आर्ट्स के प्रोफेसर होते हैं। विद्या भारती में आपके फाइन आर्ट्स के प्रोफेसर दे रहे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी बच्चा अगर किसी भी फील्ड में अच्छा, हम कह रहे हैं कोई बच्चा साइंस में नहीं करना चाहता, वो आर्ट में करना चाहता हो, कोई सिंगिंग, किसी भी फील्ड में करना चाहता हो, तो उसको हमको मनोबल उसका बढ़ाना चाहिए। और ये जो विज्ञान प्रदर्शनी लगी है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इससे हम सभी को भी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देवरिया का कोई ऐसा स्कूल बचता नहीं है जहाँ पर मैं विज्ञान प्रदर्शनी में नहीं जाता हूँ। अभी मैंने 2-3 स्कूलों में रिसेंटली गया हूँ, तो मुझे ये देखने को मिला। तुम बोलो। कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लग रहा है न्यूलाइट एकेडमी में आकर के, क्योंकि साइंस एग्जीबिशन यानी कि विज्ञान प्रदर्शनी हमेशा हर विद्यालयों को लगानी चाहिए। इससे ये होता है कि जो बच्चे होते हैं वो भारत के भविष्य हो सकते हैं, जिनका वर्तुल छिपा रहता है, उनके अंदर जो प्रतिभा है ना, सही प्रतिभा वो छिपी रहती है, वो उभर के बाहर आती है। और मुझे लगता है कि हर एक घर का बच्चा एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, एक अच्छा वैज्ञानिक बन सकता है। हम सभी को चाहिए कि उसमें जो प्रतिभा है उसको खोजें, तरासें और उसको एक नई दिशा दें। बिना उसकी दिशा दी हम नहीं कर सकते हैं। और न्यूलाइट एकेडमी के एक बार विनोद पांडे सर का धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा एग्जीबिशन लगाया हुआ है। और मैंने तो बहुत सारे सवाल किए हैं, सूरज सर जानते हैं कि मैं कितना सवाल करता हूँ। बच्चों के सवाल से प्रभावित हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों ने बहुत अच्छा उत्साह के साथ सवाल का जवाब दिया। और मेरे को जो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ कि बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है, जो आत्मविश्वास है बच्चों में, वो निश्चित रूप से मैं बताऊँ कि बहुत ज़्यादा है। और इतना कॉन्फिडेंस बच्चों में है कि वो अपने डेडिकेशन के साथ इस पूरे एग्जीबिशन को लगा रखे हैं।